हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट टाइम हमने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किया था। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म करेंगे कि ये कैसे होता है, किस तरह से होता है। अगर आपने सेमी कंजर्वेटिव मोड नहीं किया, अगर नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो पहले वो करिए, उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म आप करेंगे तो समझ आएगा। तो चलिए देखें डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में होता है यूकैरियोट्स में। और जो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन साइकिल, ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ये हाईली कोऑर्डिनेटेड होती हैं, आपस में इनका तालमेल होता है। अदरवाइज क्या है कि अगर सिर्फ जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए और सेल डिवीजन ना हो तो वेरियस एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, लाइक पॉलीप्लॉइडी, कि जैसे डीएनए रेप्लिकेट तो हो गया, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुई तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो गया, डबल से फिर 4 टाइम्स हो गया, इस तरह से पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, ये इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर हम देखें मशीनरी क्या रिक्वायर्ड है, तो एंजाइम्स हैं और कुछ एलिमेंट्स लाइक मैंगनीज एंड मैग्नीशियम हैं। जो एंजाइम्स हैं दे एक्ट एज द कैटलिस्ट। ये जो एंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जो एंजाइम्स हैं वो काफी एफिशिएंट होने चाहिए और होते भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करना है। एक तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कैटलाइज करना और दूसरा बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस करनी है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई है, फास्ट है, तो और एक्यूरेटली भी ये प्रोसेस करनी है। तो एक्यूरेटली करने के लिए और जल्दी करने के लिए ये एंजाइम्स एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो देखिए कैसे जल्दी करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ कि देखिए पर सेकेंड 2000 बेस पेयर्स की पॉलीमराइजेशन होती है। बेस पेयर्स आपने डीएनए का जब स्ट्रक्चर किया था उसमें पढ़ा था, तो वही बेस पेयर्स की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अबाउट 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड यहाँ पे पॉलीमराइज होते हैं। तो पर एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स का पॉलीमराइज होना कोई इजी बात नहीं है। और प्रॉपर बेस ही अटैच हो रही है पॉलीमराइजेशन के टाइम, ये भी एक्यूरेट होना चाहिए और दूसरा फास्ट होना चाहिए। तो ये एंजाइम जिसको फास्ट करते हैं और एक्यूरेटली ये प्रोसेस अकम्प्लिश करते हैं। अब अगर हम एनर्जेटिकली देखें तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो चलिए अब देखें इसके स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट इज फॉस्फोराइलेशन, इसी को हम एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स भी कहते हैं। अब इसमें देखें न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी हमने पहले आपसे बात कर चुके हैं हम लोग। तो 4 डिफरेंट टाइप के राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स प्रेजेंट हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर प्लस बेस, और मोनोफॉस्फेट्स हमने अलग लिखा है। तो मोनोफॉस्फेट्स अगर हम इन तीनों के बारे में इकट्ठे बात करें तो ये फिर न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने मोनोफॉस्फेट्स अलग लिखा है, मतलब एक फॉस्फेट अटैच्ड है, तो इसीलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं, दे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेस एंजाइम टेक अप एनर्जी फ्रॉम एटीपी, और फॉस्फेट जो ये है H3PO4 से फॉस्फेट लेते हैं और वो बना देते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मतलब पहले जो एक सिंगल फॉस्फेट इस न्यूक्लियोसाइड में अटैच था, अब 3 फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट और अटैच हो गए, तो ये बन गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है
वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, गोनोसिन मोनोफॉस्फेट गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट में, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ट्राइफॉस्फेट्स बनते हैं ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो ये सबस्ट्रेट तो बनाएंगे ही, जैसे आपने फिजिकल स्ट्रक्चर में किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स सब मिलके एक स्ट्रैंड बनाएंगे, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक स्ट्रैंड बनाते हैं डीएनए का। तो मतलब सबस्ट्रेट एज सबस्ट्रेट तो एक्ट कर रहे हैं फॉर डीएनए स्ट्रैंड। दूसरा, दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वेरियस स्टेप्स टेकिंग प्लेस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड इज एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए बेसिस। अब इसमें क्या है कि देखो हमने किया था कि जो डीएनए है वो हेलिकल स्ट्रक्चर पजेस करता है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर पजेस करता है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है, जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है सेमी कंजर्वेटिव मोड में, आपने देखा था कि 2 स्ट्रैंड्स दूर दूर हो जाते हैं और हर एक स्ट्रैंड के सामने नया स्ट्रैंड बनता है, डॉटर स्ट्रैंड नया बनता है। वो एक्चुअली कैसे होता है वो हम इसमें देख रहे हैं कि जो डीएनए वो जो हेलिकल जो स्ट्रैंड्स हैं वो पहले तो उसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो अनवाइंड करेगा। तो इसकी अनवाइंडिंग में हेलिकेसिस ये एंजाइम्स हैं बच्चे, जिस भी वर्ड के आगे ASE लगा हो दैट मीन्स इट इज द नेम ऑफ एन एंजाइम। तो जो हेलिकेसिस हैं वो डीएनए को अनवाइंड करेंगे, वो जो उनका स्पाइरल स्ट्रक्चर है उसको उसको स्ट्रेट मतलब अनवाइंड करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, सीधा करने की कोशिश करेंगे। और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेंगे। कि अगर एक जैसे स्प्रिंग है उसको आप खोलेंगे तो उसमें वो वापस हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकता है, तो उसको स्टेबलाइज करता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनको स्टेबलाइज करेंगे। अब देखिए जैसे कि अगर कोई हेलिक्स ओपन होता है, जैसे स्प्रिंग ही है, 2 स्प्रिंग सपोज आपस में कनेक्टेड है और उसको आप खोलते हो, या एक आप रोप का केस ले लीजिए, रोप में छोटे छोटे उसके फाइबर्स होते हैं, आप अगर उसको रिमूव करें, फाइबर्स को अलग अलग करें तो वो वापस आपस में वापस वो या तो वो आपस में वापस कॉइल हो जाएगा या फिर उसमें बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी ही टेंशन यहाँ पे भी डीएनए स्ट्रैंड में भी क्रिएट हो जाएगी। तो इस डीएनए स्ट्रैंड की टेंशन को रिमूव कौन करता है, टोपोआइसोमरेसिस करेंगे। अगेन एंजाइम्स हैं जो डीएनए स्ट्रैंड को काट के रीजॉइन करते हैं सो एज टू रिलीज द टेंशन। अब देखो बच्चे ये क्या होता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी अनकॉइलिंग ओरी पॉइंट्स पे होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट्स। तो ओरी पॉइंट्स पे होती है। तो ये जो ओरी पॉइंट्स है प्रोकैरियोटिक डीएनए में तो एक ही ओरी पॉइंट प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में थाउजेंड्स ऑफ ओरी पॉइंट्स आर प्रेजेंट। तो जहां पे ओरी पॉइंट प्रेजेंट है वहीं से जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अनकॉइल होना शुरू करेगा और वहीं से कुछ ही पोर्शन डीएनए स्ट्रैंड का ओपन मतलब जो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो, जैसे यहाँ पे ये देखिए डीएनए है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब रिमूव होंगे, ब्रेक होंगे, तभी तो ये खुलेगा। ठीक है, जैसे ये जिपर है, जिपर आप अपने ये शर्ट का जिपर है, आपका जैकेट का जिपर है, जब आप खोलते हैं तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बनता है वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनेगा, एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है और इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होगा खुलना और उस पॉइंट को हम ओरी पॉइंट कहते हैं, मतलब जहां ओरी पॉइंट होगा वहीं से ये अनकॉइल होना शुरू होगा। अब ओरी पॉइंट की रिक्वायरमेंट को हम इस तरह से भी कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह से भी जान सकते हैं कि जब भी हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए प्रोसीजर से नया डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें वेक्टर्स की जरूरत होती है। तो वो वेक्टर एक्चुअली कहाँ पे चाहिए, वो वेक्टर हमें ओरी पॉइंट के लिए चाहिए होता है। तो अब ओरी पॉइंट की वजह से एक वाई स्ट्रक्चर अनकॉइलिंग हुई और एक वाई स्ट्रक्चर शेप स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे। इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे। ठीक है, अब देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर।
अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड एक ही बार में नहीं खुल जाता। कुछ ही पोर्शन है डीएनए का जो खुलेगा, पूरा का पूरा क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। डीएनए से नया डीएनए बनना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये देखेंगे हेलिकेसिस वगैरह का भी जो फंक्शन है, ये भी इनकी एक्टिविटी के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इतनी एनर्जी एट ए टाइम सेल में प्रेजेंट नहीं हो सकती, प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो इसलिए कुछ ही पोर्शन इसका पहले खुलेगा। तो फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर टेक्स प्लेस। क्या होता है, जैसे ही ये पोर्शन खुला, ठीक है, तो इसके सामने भी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होना शुरू हो जाएंगे। इसके सामने भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनके अटैचमेंट से पहले क्या होना चाहिए, मतलब इनिशिएट डीएनए का नया स्ट्रैंड की इनिशिएशन तो होनी चाहिए, नया स्ट्रैंड तो बनना शुरू होना चाहिए। अब नया स्ट्रैंड बनाने के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज, जो एंजाइम यहाँ पे काम कर सकता है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन वो नया स्ट्रैंड शुरू नहीं कर सकता। एक बार अगर शुरू हो गया डीएनए स्ट्रैंड बनना, तो आगे उसको वो इलोंगेट कर सकता है, लेकिन डीएनए जो पॉलीमरेज है वो शुरू नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो आरएनए प्राइमर बनाता है। मतलब कुछ पोर्शन आरएनए एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो वो क्या बनाएगा, आरएनए का ही पोर्शन बनाएगा। तो वो पहले वो जो पोर्शन बनाएगा उसको हम आरएनए प्राइमर कहेंगे, ठीक है। और आरएनए प्राइमर उस स्ट्रैंड के 5' डायरेक्शन में बनता है। देखिए, जैसे ये 3' डायरेक्शन थी, इसकी पोलैरिटी थी, ये 5' पोलैरिटी थी, तो इसके सामने जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये है 5' पोलैरिटी का। और ये बिल्कुल इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये 3'। तो जहाँ जो आरएनए प्राइमर है वो कहाँ बनेगा, 5' डायरेक्शन में बनेगा। मतलब नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में इलोंगेट करेगा। तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रैंड है 3' के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो नया बन रहा है 5' वाला, ये तो क्या हो जाता है, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनेगा। लेकिन इसके सामने जो ये दूसरा स्ट्रैंड था, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड था 5' 3' वाला, उसके सामने 3' 5' डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनेगा। तो लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मैंने कहा नया स्ट्रैंड कहाँ से बनेगा, 5' 3' की डायरेक्शन में। तो नया स्ट्रैंड नीचे से बनना शुरू करेगा। जैसे थोड़ा सा खुला है, पहले यहाँ पे बना होगा आरएनए प्राइमर, इतना खुला तो वो इतना सा डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। अब फिर और खुला तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्राइमर बना, और यहाँ पे अगेन डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे पीसेस में स्ट्रैंड बन रहा है। एक स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूस है, एक स्ट्रैंड पीसेस में बन रहा है। तो ये जो कॉन्टिन्यूस है इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और ये जो बिल्कुल इसके सामने डिसकॉन्टिन्यूस फ्रेगमेंट्स जो बन रहे हैं उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड मतलब जो पहले जो लीड करता है, पहले बनता है, ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूस है तो लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे इसको। लैगिंग मतलब जो पीछे रह जाता है तो लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसके ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो इनिशियली बने उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट दीज फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंट्स के बारे में जिन्होंने बताया था ओकाजाकी साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ही हम इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ऑल्दो बाद में फिर क्या होता है, बाद में ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है, बाद में ये भी ज्वाइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये तो आ गया कि किस तरह से ये कैसे प्रोसेस होती है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो देखें कैसे बेस पेयरिंग होती है। देखें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने आपको बताया कि ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं, तो वो वहीं पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर ही। तो ये जो सपोज यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड खुला था, रेप्लिकेशन फॉर्क जो बना था, सपोज यहाँ पे बेस यहाँ पे क्या थी, एडेनिन थी, और यहाँ पे थाइमिन थी। तो इसके सामने वो न्यूक्लियोटाइड आके लगेगा, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगेन दूसरी तरफ ये इसके सामने एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इनमें बॉन्ड भी बन जाएगी। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड नहीं है अभी। तो क्या होगा
कि ये जो ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं, वेरियस ट्राइफॉस्फेट्स जो हमने यहाँ पे 2 ही एग्जांपल्स दी हैं, तो ये जो ट्राइफॉस्फेट्स हैं ये 2 फॉस्फेट्स रिमूव कर देंगे अपने स्ट्रक्चर में से। देखिए ये पहले मोनोफॉस्फेट्स थे, फिर ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हुए थे, तो ये वापस मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 फॉस्फेट ये रिलीज कर देंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपस में पहले कनेक्टेड नहीं थे, ये बाद में आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बेस पेयरिंग के बाद पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे देखें इस तरह से दो पेरेंट स्ट्रैंड्स के सामने 2 डॉटर स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, बाद में पॉलीमरेज की हेल्प से ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाता है, तो इसको हम सेमी डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन भी कहते हैं। सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, आधी डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस हम इसको कहते हैं। एक बार जब डीएनए ने रेप्लिकेट कर लिया, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स नए डॉटर स्ट्रैंड्स बन गए, तो उसमें क्या है, कोई भी वो एरर हो सकती है। जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि बहुत फास्ट होती है ये प्रोसेस, तो एरर के चांसेस तो हैं, तो लेकिन उसमें क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम इस पूरे वो जो नया स्ट्रैंड बनाया है उसको पूरा रीड करेगा, उसको ट्रेवल करके इसके ऊपर पूरा ट्रेवल करके रीड करेगा। अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड गलत लग गई है तो वो उसको रीड करेगा और न्यूक्लियस की हेल्प से उसको वो जो गलत ये है न्यूक्लियोटाइड है वो रिमूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। और फिर पॉलीमरेज नया न्यूक्लियोटाइड पहचान के बनाएगा, लाएगा, उतना पोर्शन लेके आएगा और लाइगेज की हेल्प से उसको वहां पे जो भी गलत पोर्शन लगा होगा उसकी जगह वो करेक्टेड पोर्शन अटैच कर देगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, ये फूल प्रूफ प्रोसेस है। हाँ, अगर एक स्ट्रैंड में कोई मिस्टेक हो रही है उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड्स में कोई मिस्टेक हो रही है तो दैट कांट बी करेक्टेड, वो करेक्ट नहीं हो सकती। तो इसी की वजह से फिर म्यूटेशंस आती हैं और क्रोमोसोमल एब्रेशंस भी आती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।